हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। पटवारी 2025 के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने 100% सिलेक्शन वाला मास्टर पेपर तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही कठिन मेहनत के साथ एक एक सवाल को छांट छांट कर बनाया गया है, जिसमें से 100% सवाल आने की पूरी संभावना है। तो आप हमारे इस पेपर को देखिए और अधिक से अधिक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आपने कितने सवाल सही किए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हमारी पटवारी से संबंधित सभी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के वहां से पटवारी से संबंधित सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य भर्तियों से संबंधित सभी जो वीडियो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अलग से अपनी पेपर के अनुसार एक एक परीक्षा के अनुसार अलग अलग वीडियोस को देखें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं अपना आज का अपना मास्टर मॉडल पेपर। मानव रुधिर का पीएच होता है, तो मानव का जो रुधिर होता है उसका पीएच कितना होता है? तो यहाँ पर 7.4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता होगा रुधिर जो होता है यहाँ पर तरल संयोजी ऊतक होता है दोस्तों। कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है और ये आपका जल से भारी होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये जल से भारी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव का जो शरीर होता है दोस्तों, उसमें औसतन कितना लीटर आपका रुधिर पाया जाता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर जो है वो मानव शरीर के अंतर्गत रुधिर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, एंजाइम एक प्रकार के होते हैं। तो एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज। तो ये आपके प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न रोगों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 5 रोग दिए गए दोस्तों। हेपेटाइटिस ए दिया गया है, पोलियो दिया गया है, हैजा यहाँ पर दिया गया है, टाइफाइड दिया गया है और एक यहाँ पर आपका गलसुआ दिया गया है। निम्न कूटों की सहायता से दूषित जल के सेवन से होने वाले रोगों की पहचान कीजिए। तो दूषित जल से जो आपके रोग होते हैं उनकी आपको पहचान करनी है। हेपेटाइटिस ए, पोलियो, हैजा और आपका टाइफाइड, ये चारों रोग जो होते हैं दोस्तों ये आपके दूषित जल से होते हैं। लेकिन गलसुआ जो होता है यहाँ पर दूषित जल से नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? तो आपका जो उदासीन विलयन होता है दोस्तों, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। और उदासीन पीएच की बात की जाए तो ये आपका 7 हो जाएगा। और पीएच की जो वैल्यू होती है दोस्तों उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो माइनस लोग H+ से कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यानी आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस को यूज में लिया जाता है? तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? एसिटिलीन हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। तो जो आपका प्रतिरोध होता है दोस्तों उसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब या फिर ओम। तो दोस्तों प्रतिरोध की आपकी इकाई क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे धारा की इकाई पूछी जाए तो धारा की क्या हो जाएगी? आपकी एम्पियर हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे विभवांतर की पूछी जाए तो विभवांतर की क्या हो जाएगी? आपकी विभवांतर जो है उसकी वोल्ट हो जाएगी। और कूलम्ब किसकी हो जाएगी दोस्तों? तो आवेश का मात्रक आपका क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी की श्रेणी में आता है? तो स्तनधारी की श्रेणी में आपका कौन सा प्राणी आता है? प्लेटिपस, चमगादड़, ब्लू व्हेल या उक्त सभी? तो दोस्तों प्लेटिपस, चमगादड़ और ब्लू व्हेल ये आपके स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पर उक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपके 7 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं साइंस के आपके 7 सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। और 7 के 7 सवाल आपको सही करने हैं, तो इसके लिए आप अपने नोट्स में पढ़िए और इन वीडियोस को देखिए, यहाँ से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। भारतीय संविधान का लेखन कार्य किसने किया था? तो भारतीय संविधान का लेखन कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल अभी आपके जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। संविधान के लेखन का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया था, इटैलिक शैली में, ये आपको ध्यान रखना है। इटैलिक शैली में इन्होंने दोस्तों संविधान को लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो जो प्रस्तावना है आपकी उसमें आपके 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से। वो 3 शब्द आपके कौन कौन से थे? तो आपके हो जाएंगे एसपीए। कौन कौन से हो जाएंगे? एसपीए हो जाएंगे दोस्तों। एसपीए का मतलब क्या हो जाएगा? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको दिमाग में सेट कर लेना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपके दोस्तों मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रिट जारी कर सकता है? तो ये आपकी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है दोस्तों। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, और अगर आपसे दोस्तों हाईकोर्ट की बात की जाए तो हाईकोर्ट भी रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो ये पॉइंट भी एक बार आप याद कर लेना, हाईकोर्ट 226 के तहत करता है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है? आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 में दिया गया है आपका। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। जब भी आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है दोस्तों तो यहाँ पर अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो कौन सी आपकी संसदीय समिति होती है जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, यानी कि ओनली केवल लोकसभा का होता है? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? प्राक्कलन समिति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? प्राक्कलन समिति हो जाएगी। प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 1950 में किया गया था दोस्तों, जॉन मथाई की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर किया गया था? जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। और इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है? तो प्राक्कलन समिति में आपके 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 आपके लोकसभा से लिए जाते हैं दोस्तों। 30 के 30 सदस्य यानी कि सभी सदस्य आपके लोकसभा से लिए जाते हैं, तो इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं। अगला सवाल देखिए, संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटा कहलाता है। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो 1 घंटा होता है वो क्या कहलाता है आपका दोस्तों? वो आपका शून्यकाल कहलाता है। और शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। किसकी देन है दोस्तों? भारत की देन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटा जो होता है वो शून्यकाल कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और शून्यकाल में दोस्तों बिना परमिशन के यानी बिना पूर्व अनुमति के आप सवाल पूछ सकते हैं, ये बात आपको दिमाग में सेट करनी है। अगला सवाल देखिए,
किस महापुरुष को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज किस महापुरुष को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। या फिर किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, चीनी यात्री फायान किस काल में भारत आया? तो चीनी यात्री फायान जो है ये किसके काल में भारत आया था? तो फायान जो है ये किसके काल में भारत आया था? यहाँ पर पूछा गया मौर्य काल में आया था, मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में या गुप्तोत्तर काल में? तो भैया ये किसके काल में आया था? तो ये आया था गुप्त काल में। ऑप्शन पर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका गुप्त काल हो जाएगा। और किसके समय आया था अगर आपसे पूछा जाए तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हो जाएगा आपका, इसके समय आया था। ये बात आपको सेट करनी है दिमाग में। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आ जाएगा फायान के समय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसने अपनी यात्रा का वर्णन किसमें किया है? तो इसने अपनी एक किताब है, इसकी फाको की, ये आपको ध्यान रखनी है। फाको जो है, फाको की नाम से इसकी एक किताब है, फाको की, इसमें इसका वर्णन हुआ है। तो फायान किसके समय आया? गुप्त काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया। ये सवाल पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा राजवंश कश्मीर से संबंधित है? तो कश्मीर से संबंधित आपके 3 राजवंश हो जाएंगे। एक तो आपका लोहार हो जाएगा, एक आपका उत्पल हो जाएगा और एक आपका कालकोट हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तीनों ध्यान रखना, लाहौर, उत्पल और कालकोट। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए किसे माना जाता है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो इल्तुतमिश आपको आंसर करना है। और दोस्तों गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था आपका? तो गुलाम वंश का संस्थापक आपका कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ये सवाल आपका एग्जाम में छप सकता है। आप इसका कमेंट करके बताएंगे। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे सैयद वंश का संस्थापक कौन था। अगला सवाल देखिए, तिलक द्वारा गठित होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र था। तो होम रूल लीग जो थी दोस्तों, इसका गठन तिलक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इसका कार्यक्षेत्र कौन कौन सा था ये आपसे पूछा गया है। तो तिलक ने दोस्तों अप्रैल 1916 में, तब दोस्तों अप्रैल 1916 में होम रूल लीग शुरू की थी। और इसका कार्यक्षेत्र आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और बरार हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में आपका बंबई शामिल नहीं था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बंबई इसमें शामिल नहीं था, महाराष्ट्र शामिल था, कर्नाटक शामिल था, बरार शामिल था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी, अप्रैल 1916। अगला सवाल देखिए, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन का गठन आपका कब किया गया था दोस्तों? तो 1946 में किया गया था। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था आपका? पैट्रिक लॉरेंस था या पैट्रिक लॉरेंस था? तो ये दोस्तों आपका कौन हो जाएगा? पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। तो मार्च 1946 में दोस्तों आपके कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था या कैबिनेट मिशन आया था। इसका अध्यक्ष आपका पैट्रिक लॉरेंस था। और इसके सदस्य अगर आपसे पूछे जाए तो स्टेफर्ड क्रिप्स इसका सदस्य था। इसके अलावा एक आपका अलेक्जेंडर जो था वो भी इसका सदस्य था। तो क्रिप्स और अलेक्जेंडर के सदस्य थे, अध्यक्ष आपका पैट्रिक लॉरेंस था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था यहाँ से पूछा गया है, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो था दोस्तों कि भारत का प्रथम वायसराय था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये आपका भारत का प्रथम वायसराय था। अगला सवाल देखिए, आंध्र प्रदेश में स्थित तुमालापल्ली, तो आंध्र प्रदेश में तुमालापल्ली स्थित है। तो तुमालापल्ली खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तुमालापल्ली जो खदान है ये आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मोनोजाइट के लिए, यूरेनियम के लिए, बेरिलियम के लिए, थोरियम के लिए। तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यूरेनियम जो है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे मेटल ऑफ होप कहा जाता है। मेटल ऑफ होप इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेटल ऑफ होप कहा जाता है इसे, ये भी आपको पूछा जा सकता है साइंस के अंदर, ध्यान रखना है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। और तुमालापल्ली जो है दोस्तों देश में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान है, ये आपकी सबसे बड़ी खान है यूरेनियम की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ी है इसलिए पूछी जाती है। तो सबसे बड़ी खान आपकी यूरेनियम की हो जाएगी तुमालापल्ली आंध्र प्रदेश में, ठीक है। झारखंड में भी एक आपकी यूरेनियम की खान है, कौन सी हो जाएगी? जादूगोड़ा जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ हो जाएगी? झारखंड में हो जाएगी, ये भी आपकी यूरेनियम की खान है। लेकिन सबसे बड़ी पूछी जाए तो तुमालापल्ली हो जाएगी आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जब दोस्तों गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा दोस्तों? मेघना के नाम से इसे जाना जाता है। पद्मा भी किसका नाम हो जाएगा? ये भी गंगा का नाम हो जाएगा दोस्तों। पद्मा किसका नाम है? ये भी गंगा का नाम हो जाएगा। लेकिन इसे पद्मा कब कहा जाता है ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भागीरथी नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जब भागीरथी ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे आपकी पद्मा कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन बांग्लादेश में क्या कहा जाएगा? मेघना कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच स्थित पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक आपका जो पूर्वी तटीय मैदान है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल को मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है दोस्तों? एक तो आपको ध्यान रखनी है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, एक तो आपकी स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगी। इसके अलावा एक आपकी महानदी हो जाएगी, कौन सी जाएगी? महानदी हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक आपकी कृष्णा नदी हो जाएगी और कृष्णा नदी के बाद में आपका क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। स्वर्ण रेखा सबसे पहले, फिर महानदी, फिर कृष्णा, फिर कन्याकुमारी। अब स्वर्ण रेखा से लेकर महानदी के बीच का जो तट है इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है दोस्तों उत्कल तट। इसे क्या कहा जाएगा? उत्कल तट कहा जाएगा। तो स्वर्ण रेखा से महानदी के बीच को उत्कल तट कहा जाएगा। महानदी से कृष्णा के मध्य जो है इसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे उत्तरी सरकार तट कहा जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कृष्णा से कन्याकुमारी को क्या कहा जाएगा? तो इसे कोरोमंडल तट कहा जाएगा। तो 3 तट मैंने आपको याद करवाए हैं, तीनों याद रखने। स्वर्ण रेखा से महानदी के बीच का तट उत्कल तट कहलाता है, महानदी से कृष्णा के मध्य का उत्तरी सरकार तट कहलाता है और कृष्णा से कन्याकुमारी का आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। तो यहाँ पर कृष्णा से कन्याकुमारी का पूछा गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच का। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा करेक्ट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। याद रह जाएगा, स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, कन्याकुमारी। अगर ऐसे याद ले रहे हैं तो ऐसे याद रखिए SMKK, ठीक है। स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, कन्याकुमारी। और इन दोनों के बीच में आपका उत्कल तट हो गया, यहाँ पर आपका उत्तरी सरकार तट हो गया, यहाँ पर आपका कोरोमंडल तट हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असंगत युग्म आपको बताना है। ये सवाल कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड किया था। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, तिलिया परियोजना की बराकर नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, टिहरी परियोजना आपकी सकलन नदी पर। तो यहाँ पर टिहरी परियोजना सकलन नदी पर गलत दी गई है दोस्तों। टिहरी परियोजना आपकी कौन सी नदी पर हो जाएगी? या आपकी भागीरथी नदी पर हो जाएगी, भागीरथी नदी पर हो जाएगी। ये पॉइंट आप याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4 हो जाएगा। और ये टिहरी परियोजना कहाँ पर है? यूके में, यानी उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत में प्रथम सफल सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम सफल सीमेंट जो था ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो सीमेंट का जो सफल कारखाना था वो कहाँ पर स्थापित हुआ? आपका सबसे पहले पोरबंदर में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? पोरबंदर में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कब हुआ था ये? 1914 में। 1914 में सर्वप्रथम आपका पोरबंदर में, गुजरात में इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा ये स्थापित किया गया था, प्रथम सफल सीमेंट, ठीक है। लाखेरी में तो दोस्तों आपका राजस्थान का प्रथम था, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रथम आपका कहाँ पर हुआ था? लाखेरी में हुआ था।
अगला सवाल देखिए, वियना सम्मेलन संबंधित है, तो वियना सम्मेलन आपका दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा? अच्छा सवाल ये भी आपका, वियना सम्मेलन आपका 1985 में हुआ था दोस्तों। वियना आपका कहां पर हो जाएगा? ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। ये आपका किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन 1 यहां पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस पर्यावरणीय घटना को लेक किलर कहा जाता है? तो किस पर्यावरणीय घटना को लेक किलर कहा जाता है? लेक किलर किसे कहा जाएगा दोस्तों? तो लेक किलर किसे कहा जाएगा? अम्ल वर्षा को कहा जाता है, क्योंकि जब भी आपकी अम्ल वर्षा होती है दोस्तों, तो जो आपकी झीलें होती है वहां पर जो भी आपके जंतु जीव होते हैं यानी कि मछलियां होती है वो मर जाती है, तो इसी वजह से इसे लेक किलर कहा जाता है अम्ल वर्षा को। अगला सवाल देखिए, देश का पहला सीमावर्ती शोर गांव कौन सा है? इंपोर्टेंट सवाल है, करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों, पूछा जाएगा। तो देश का पहला सीमावर्ती शोर गांव आपका बनासकांठा जिला गुजरात में मसाली गांव हो जाएगा। कौन सा गांव हो जाएगा? मसाली गांव हो जाएगा आपका बनासकांठा गुजरात में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो पहला है दोस्तों, पहला भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला है, तो भू विज्ञान संग्रहालय आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो पहला आपका जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? ये भी पहला है, तो इंपोर्टेंट है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपके वी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 यहां पर आपका करेक्ट होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? वी रामा सुब्रमण्यम। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया आपके संजय मल्होत्रा ने। ऑप्शन 3 यहां पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो संजय मल्होत्रा जो है इन्होंने 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। और पहले गवर्नर आपके कौन थे दोस्तों? पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो सर ओसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सर ओसबोर्न स्मिथ जो थे, ये आपके दोस्तों पहले गवर्नर थे, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले आरबीआई के गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो वो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर थे, जबकि पहले गवर्नर आपके सर ओसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे। 26वें भी आपके संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया था। अगला सवाल देखिए, एग्री स्टेट योजना के संदर्भ में निम्न तत्वों पर विचार कीजिए। तो एग्री स्टेट योजना जो है इसके संबंध में आपको विचार करना है। राज्य में इस योजना को दिसंबर 2024 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शिखर से शुरू किया गया। तो ये कथन आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में 5 फरवरी 2025 से संपूर्ण राज्य में शुरू किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका 5 फरवरी 2025 को जो आपकी एग्री स्टेट योजना है इसे पूरे राजस्थान में शुरू किया गया है। दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है, जबकि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिसंबर में से शिखर में शुरू किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान वन क्षेत्र के संबंध में निम्न को मिलान कीजिए। तो यानी कि मिलान करना है आपको। अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और आपके स्कर्प यानी झाड़ियां दी गई है। तो इनको सम्मिलित करना है दोस्तों। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो अति सघन हो जाएंगे, ये तो आपके सबसे कम हो जाएंगे 0.07। तो ए में तो आपका बी हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो गए यहाँ पे। ठीक है, अति सघन में सबसे कम 0.07 हो जाएगा आपका। फिर मध्यम सघन जो है दोस्तों उसमें 1.24 हो जाएगा, तो इसमें आपका सी आ जाएगा। फिर आपके जो खुले वन है उनमें कितना हो जाएगा? तो खुले वन जो है दोस्तों उनमें आपका 3.53 हो जाएगा, तो इसमें आपका डी हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। और सारी कितनी हो जाएगी आपकी? 1.6% हो जाएगी। तो ये सवाल भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। राजस्थान सरकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें 5 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है, लेकिन वो 1 साल की अवधि के लिए दिया जाता है। तो 5 वर्ष यहाँ पर गलत दिया गया है, तो यहाँ पर 1 वर्ष होना चाहिए। 1 लाख के ऋण पर 50% अनुदान दे है, तो भैया इस पर 100% अनुदान दे है, यानी कि यहाँ पर ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे, यानी कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है? कोई सा यहाँ पर सही नहीं है। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार कीजिए। इस योजना में कुल 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही थी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पहले आपकी 21 लाख की थी, तो 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। इस योजना में 5-5 लाख दुधारू गाय, भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी और 5 लाख ऊंट का बीमा किया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें मिस्टेक कर दी दोस्तों। 5 लाख जो है और 5 लाख गाय भैंस के लिए 5-5 लाख हो जाएगा, भेड़ बकरी के लिए 5-5 लाख हो जाएगा, लेकिन ऊंट के लिए यहाँ पर 1 लाख की कंडीशन है। ऊंट के लिए कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो ये कथन आपको गलत हो जाएगा। इसमें दुधारू गो भैंस ऊंट के लिए अधिकतम 40,000 रुपए का तथा मादा बकरी भेड़ के लिए 4,000 रुपए प्रति पशु मूल्य निर्धारित किया गया। तो ये दोनों कथन आपके सही है। ठीक है, गाय भैंस के लिए 40,000 है, जबकि आपकी भेड़ बकरी के लिए 4,000 रुपए है। तो यहाँ पर आपको 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो आपके दिए गए थे, राजस्थान के मुकुट महिराज को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये कथन बिल्कुल सही है आपके। मुकुट महिराज को सम्मानित किया गया था और इनकी कृति थी गांव और अम्मा, यानी दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। गांव और अम्मा इनकी कृति हो जाएगी। 1582 में महाराणा प्रताप की दिग्विजय विजय के समय वहां का अधिकारी था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप ने जब दिग्विजय में विजय प्राप्त की थी तो वहां का अधिकारी कौन था आपका? तो ये सुल्तान खान गोरी था, जिसको मार दिया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और दिग्विजय का जो युद्ध हुआ था इसको कर्नल टोड के द्वारा मेवाड़ का मैराथन कहा गया था। तो मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड के द्वारा किसे कहा गया था? तो दिग्विजय के युद्ध को कहा गया था, जबकि हल्दीघाटी को थर्मोपोली कहा गया था। चंपारण की संधि 1456 एडी में किन राज्यों के बीच हुई? तो चंपारण की संधि जो है दोस्तों ये मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। मालवा का आपका महमूद खिलजी था, गुजरात का आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? गुजरात का आपका बहादुर शाह हो जाएगा, सॉरी कुतुबुद्दीन हो जाएगा। तो गुजरात का आपका कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन हो जाएगा। तो गुजरात का कुतुबुद्दीन और आपका मालवा का कौन हो जाएगा? महमूद खिलजी। इन दोनों के मध्य संधि हुई थी आपकी चंपारण की संधि कुंभा को आने के लिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे? तो महाराणा प्रताप के पक्ष से आपके राम सिंह तंवर लड़े थे, बीता झाला भी लड़े थे, रावत कृष्णदास चुंडावत भी लड़े थे, लेकिन यहाँ पर माधव सिंह कछुआ जो है ये नहीं लड़ा था दोस्तों। तो 4 यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1, 2, 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय करता है? तो राज्यपाल जो है ये विधानसभा सदस्य के नियोग्यता संबंधी मामलों का निर्धारण निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो कौन से मुख्यमंत्री जो कि आपके अध्यक्ष भी रहे हैं? तो देखिए कौन से मुख्यमंत्री हो जाएंगे जो कि आपके अध्यक्ष भी रहे हैं विधानसभा के। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? जयनारायण व्यास, हीरालाल देवपुरा, टीकाराम पालीवाल, शिवचरण माथुर। तो हीरालाल देवपुरा जो है ये अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? तो अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन का सामना भैरव सिंह शेखावत ने किया है, सर्वाधिक 2 बार। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक 2 बार इन्होंने सामना किया है आपके किसका? राष्ट्रपति शासन का। कब किया था? तो एक बार तो इन्होंने 1980 में सामना किया था और एक बार इन्होंने 1992 में सामना किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के कौन हो जाएंगे? आपके कैलाशनाथ वाचु या कमलकांत वर्मा। तो बताइए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? कमलकांत वर्मा हो जाएगा। ये आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए उच्च न्यायालय जो है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, तो उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी 29 अगस्त 1949 हुई थी। कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 हुई थी। अगला सवाल देखिए, आरपीएससी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग आपका अजमेर में हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? तो इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी 22 दिसंबर हुई थी, इसकी 29 अगस्त 1949 हुई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? तो भैया पटवारी बनने जा रहे हो, इतना तो पता होना चाहिए पटवारी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर नहीं है। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ, आपके लगभग जो है एक तो आपका टोंक में पटवारी स्कूल है, कोटा में आपका पटवारी स्कूल है और अलवर में आपका पटवारी स्कूल है। इसके अलावा आपका दोस्तों गंगानगर में भी पटवारी स्कूल है, गंगानगर में भी हो जाएगा एक आपका, ठीक है। इसके अलावा एक आपका हो जाएगा आपका उदयपुर में हो जाएगा और इसके अलावा एक आपका जोधपुर में हो जाएगा। तो ये आपके 6 पटवारी ट्रेनिंग स्कूल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलवर में आपका कौन सा वाला है? देवखेड़ा अलवर में हो जाएगा, टोंक और कोटा हो गया। गंगानगर में आपका कौन सा हो जाएगा? गढ़सिंहपुर गंगानगर में हो जाएगा। उदयपुर में आपका देवारी उदयपुर में हो जाएगा। जोधपुर में आपका दोस्तों जोधपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 जगह आपका पटवारी ट्रेनिंग स्कूल हो जाएगा, कोटा, अलवर, टोंक, गंगानगर, उदयपुर, जयपुर। तो यहाँ पर आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो जिला आयोजन समिति में आपके कितने सदस्य हो जाएंगे? 25 सदस्य हो जाएंगे, जिसमें से 20 आपके निर्वाचित होते हैं, 3 आपके दोस्तों मनोनीत होते हैं और 3 आपके पदेन होते हैं, 2 आपके मनोनीत होते हैं। तो 20 यहाँ पर आपके निर्वाचित हो जाएंगे, 3 मनोनीत हो जाएंगे, 2 आपके पदेन हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर 20 तो आपके निर्वाचित है, 3 आपके पदेन है, 2 आपके मनोनीत है। तो 2 मनोनीत हो जाएंगे, 3 पदेन है, 20 आपके निर्वाचित हो जाएंगे और टोटल आपके कितने हो गए? 25 हो गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 20 को अगर आप सेक्टर में डिवाइड करोगे तो इसे 4/5 आपको लिखना पड़ेगा। तो 4/5 सदस्य आपके निर्वाचित होते हैं और जिला आयोजन समिति का उल्लेख किसमें मिलेगा आपको? 243 जे डी में मिलेगा, ठीक है। और जिला आयोजन समिति जो होती है उसका आपका अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला प्रमुख होता है। और ये सवाल अभी आपका आरएस के एग्जाम में पूछा गया था, जिला प्रमुख जो है वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कदम राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, ये कदम सही है। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं, तो 1 + 2 यानी अध्यक्ष सहित 3 सदस्य हो जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई, तो ये बात भी सही है। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, तो ये स्वायत्त संस्था है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ये अगला सवाल देखिए, आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो आरटीआई एक्ट जो है 2005, इससे संबंधित आपका दोस्तों अपीलीय प्राधिकरण कौन सा हो जाएगा? तो राज्य सूचना आयोग हो जाएगा, राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य सूचना आयोग, और राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 18 अप्रैल 2006 को हुई थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? एमडी कोरानी इसके प्रथम अध्यक्ष थे राज्य सूचना आयोग के, एमडी कोरानी। अभी आपके एमएल लाठर है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो लोक सेवाओं का गारंटी अधिनियम आपका कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान रखनी है, 14 नवंबर 2011। ये सवाल काफी बार आ चुका है। तो 14 नवंबर 2011 को आपका लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम लागू हुआ था। अब अगला सवाल देखिए, अच्छा यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो संबंधित विभाग का अधिकारी या कर्मचारी समय सीमा पर अगर सेवा प्रदान नहीं करता है तो यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम 500 रुपए का जुर्माना लगता है और अधिकतम कितना लगता है? यहाँ पर जुर्माना 5000 रुपए का लगता है। तो 500 न्यूनतम, अधिकतम 5000 का यहाँ पर जुर्माना लगता है। अगला सवाल देखिए, मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं? तो पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर्ज होता है, वही आपका पट्टा रेख होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नवज्योति आपका 1936, नवजीवन 1939, ये सही दिया गया दोस्तों। नवज्योति बिल्कुल सही है, नवजीवन भी आपका सही है। लोकवाणी 1943, ये भी आपका सही दिया गया है। त्यागभूमि 1929, ये गलत है दोस्तों। त्यागभूमि 1927 में आपके इसके द्वारा निकाला गया था दोस्तों। तो त्यागभूमि जो है सेवानंद, और इसके साथ साथ आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? सेवानंद के साथ साथ आपके हो जाएंगे यहाँ पर हरिभाऊ उपाध्याय। तो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा ये निकाला गया था आपका 1927 में। इसके साथ साथ सेवानंद भी इसमें शामिल थे। तो सेवानंद और हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा निकाला गया था 1927 में त्यागभूमि। अगला सवाल देखिए, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। तो वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में हुई थी। इससे संबंधित क्रांतिकारी आपका केसरी सिंह भारत हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी? 1910 में हुई थी। अगला सवाल है, अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वो कौन है? तो ये आपकी साहिबा हो जाएगी, ठीक है। अजमेर से आपकी कौन हो जाएगी? साहिबा हो जाएगी, ये आपकी महिला चित्रकार थी। अगला सवाल है, शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिला है? तो शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है। तो ये चित्र आपका गोयनका हवेली फतेहपुर से मिला है। कहाँ से मिला है? गोयनका हवेली फतेहपुर से। ये आपके द्वारा पूछा जा चुका सवाल है। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला कब मनाया जाता है? तो गुड़ला आपका दोस्तों चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। और मेनली एक ही डेट अगर आपसे पूछी जाए तो चैत्र कृष्ण अष्टमी आपको आंसर करना है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक आपका गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। पटेलिया, लालर और मूमल बिच्छू क्या है? तो ये राजस्थान के क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपके लोकगीत हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दयाबाई और सरोजबाई राजस्थान में किस संत की शिष्या थी? तो दयाबाई और सरोजबाई किस संत की शिष्या हो जाएगी? तो ये संत चरणदास जी की शिष्या हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और इंपोर्टेंट सवाल है आपका बनता है दोस्तों, दयाबाई सरोजबाई जो है ये चरणदास जी की प्रमुख शिष्या थी, ठीक है। चरणदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो डेरा गांव अलवर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? डेरा गांव अलवर में आपका चरणदास जी का जन्म हुआ था। और चरणदास जी की जो प्रधान पीठ हो जाएगी आपकी कहाँ हो जाएगी? दिल्ली में हो जाएगी। और इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इनके बचपन का नाम क्या था? रंजीत था। चरणदास जी के बचपन का नाम रंजीत हो जाएगा। और इनके माता पिता का नाम क्या हो जाएगा? तो इनका जन्म जो था दोस्तों मुरलीधर एवं कुंजूबाई के घर में हुआ था। तो मुरलीधर इनके पिताजी का नाम हो जाएगा, कुंजूबाई इनकी माता का नाम हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था उसकी भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी चरणदास जी के द्वारा ही की गई थी। अगला सवाल देखिए, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? तो किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? हरभुज की पत्नी जो है ये सती नहीं हुई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। हरभुज का संबंध आपका बेंगती गांव जोधपुर से हो जाएगा। इन्होंने राव जोधा को कटार भेंट की थी दोस्तों। निम्न में से कौन सी रचना कानरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? तो कानरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको वीरमदेव सोनगरारी बाद में मिलेगी। किसमें मिलेगी? वीरमदेव सोनगरारी बाद में। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज आपका क्या कहलाता है? तो ननिहाल पक्ष द्वारा जो दिए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका जामना हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। परावणी क्या होती है दोस्तों? परावणी भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो विवाह कर मतलब विवाह जो हो जाता है विदाई का समय होता है तब कन्या के पिता की ओर से जो बाराती होते हैं उनको जो भेंट दी जाती है उसे परावणी कहते हैं। और मायरा क्या होता है दोस्तों? मायरा होता है जो कि आपका दोस्तों ननिहाल पक्ष द्वारा दिए जाने वाले जो वस्त्र और आभूषण होते हैं, ननिहाल पक्ष द्वारा दिए जाने वाले वस्त्र और आभूषण आपके मायरा कहलाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत के संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो दोस्तों
संविधान निर्मात्री सभा जो थी उसमें राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में कौन मनोनीत किए गए थे आपके, तो ये हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल भोपा कहाँ के निवासी थे, तो यहाँ पे जैसलमेर के निवासी थे और इनके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई है जो भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि इनके द्वारा रघुनाथ बाबा का मुकदमा लिखी गई थी। इसके अलावा इनके द्वारा दोस्तों आपका जैसलमेर का गुंडा राज लिखा गया था। तो रघुनाथ बाबा का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, वो इनके द्वारा लिखी गई थी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी आपकी? अंजना देवी चौधरी हो जाएगी। ये बेसिक का सवाल है और काफी बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फूलसागर बूंदी, पांडुपोल अलवर, किराणु मंदिर झालावाड़, चंद्रमल जयपुर। तो किराणु मंदिर आपके बाड़मेर में हो जाएंगे, झालावाड़ में नहीं है। अगला सवाल देखिए, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो गुरु से आपकी शेरगढ़ हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? जरगा पर्वत आपका उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, कमलनाथ सिरोही में, रघुनाथगढ़ सीकर में। तो कमलनाथ आपका सिरोही में ना होकर कहाँ होगा दोस्तों? उदयपुर में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब दोस्तों आगे के सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश का पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसकी पीडीएफ में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। पैराग्राफ आप खुद से चेक कर ले एक बार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दोस्तों, एज सून एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस इट बिगेन टू रेन। इसमें आपको एरर बतानी है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपकी एरर आपको बतानी है, एज सून एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस इट बिगेन टू रेन। तो यहाँ पर आपकी कोई एरर नहीं है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, इट वाज ओनली व्हेन दे मेट दैट दे फाउंड ही हैज अ चाइल्डिश सिंपलिसिटी इन हिम। तो यहाँ पर भी आपको एरर बतानी है दोस्तों। इसमें क्या एरर हो जाएगी? दो सवाल आपके एरर के पूछे जाएंगे। तो इट वाज यानी पास्ट का सेंटेंस आपका, इट वाज ओनली व्हेन दे मेट दे फाउंड ही हैज अ चाइल्डिश सिंपलिसिटी इन हिम। तो हैज की जगह यहाँ पर हेड आएगा दोस्तों। हैज की जगह क्या आएगा? हेड आएगा। तो यहाँ पर आपका जो गलत हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है दोस्तों। इसका सिनोनिम बताइए आप। स्पेकुलेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो आपका थिंक भी हो जाएगा और गेस भी हो जाएगा। दोनों यहाँ पर सही दिए गए दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही दिए गए। अगला सवाल देखिए, गिव एंटोनिम ऑफ इंसिसेंट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपको बताना है। तो ये आपका इंटरमिटेंट हो जाएगा, क्योंकि इंसिसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? निरंतर होता है। क्या होता है? निरंतर। और इसका मतलब होता है रुक रुक कर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको जो दोस्तों इडियम दी गई है उसका मतलब बताना है, इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ब्रीफ। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब हिंदी के सवाल आप देख लीजिए, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका? पवन हो जाएगा दोस्तों। पो प्लस अन पवन। यहाँ पर किसका उदाहरण हो जाएगा? अयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अन प्लस इच्छा, अनिच्छा, अन प्लस उचित, अनुचित, अनुगमन। तो अनुगमन में आपका दोस्तों अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुपम में भी आपका अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वन मानुष में कौन सा समास है? तो वन का मानुष, वन का मानुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन का मानुष। इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म आपका सही है? कौन सा सही है ये पूछा गया है। अम्ब जल, अम्बु माता, अविलंब सहारा, अवलंब शीघ्र, आकर रूप, आकार खान। तो ये सभी उल्टे दिए गए दोस्तों। कुल का मतलब आपका वंश हो जाएगा और कुल का मतलब किनारा हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बाकी जो तीनों दिए गए हैं ये आपके उल्टे दिए गए दोस्तों। निम्न में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है? व्योम आकाश का होता है, शून्य आकाश का होता है, दिव्य आकाश का होता है। लेकिन विभु जो होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? आत्मा का पर्यायवाची होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? तो कौन सा विलोम युग्म आपका सही हो जाएगा? तो अतरंग का बहिरंग बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। जे का तो आपका पराजय होना चाहिए, आगे का विज्ञ होना चाहिए दोस्तों। कौन सा शब्द वर्तन की दृष्टि से शुद्ध है? तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा सुसुरसा। सुसुरसा जो है दोस्तों ये वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका मोहन से यह काम संभव नहीं हो सकता। तो मोहन से यह काम नहीं हो सकता, संभव यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कृपया आप पधारने का अनुग्रह करें। तो कृपया और आपका दोस्तों अनुग्रह दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। सीमा गाने का अभ्यास कर रही है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जहां कोई विघ्न ना हो, निर्विघ्न। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय। तो ये तो गलत बात है। दुर्जय का मतलब हो जाएगा जिसे जीतना आसान ना हो, कठिन हो। तो ये ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये भी सही दिए गए हैं। निम्न में से किस विकल्प में समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो काउंसिल का मतलब परिषद यहाँ पर दिया गया है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि काउंसिल परिषद किसका मतलब होता है दोस्तों? यहाँ पे काउंसिल का होता है, जबकि यहाँ पर काउंसिल दिया गया है। तो काउंसिल का मतलब परिषद नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर डिपोर्टेशन मतलब निर्वासन सही है। यहाँ पर आपका डिलिमिटेशन का मतलब परिसीमन भी सही है। और इरेडिक्शन का मतलब आपको उन्मूलन दिया गया, ये भी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? तो अवार्ड का हिंदी समकक्ष आपका कौन सा नहीं है? तो अवार्ड का मतलब ग्रहण करना नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अवार्ड का मतलब आपका पुरस्कार भी होता है, अधिनियम भी होता है, पंचाट भी होता है। अनिल ने परीक्षा पास करने के लिए बहुत परिश्रम किया। इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा हो जाएगा? तो बहुत ही परिश्रम किया, यानी कि एडी चोटी का जोड़ लगाया। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के सवाल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लगभग 15 सवाल आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे दोस्तों। तो कंप्यूटर आपका एक अच्छा वेटेज रहता है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। एमएस ऑफिस का वेद संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो एमएस ऑफिस जो है दोस्तों इसका वेद संस्करण आपका कौन सा नहीं है, यहाँ से पूछा गया है, ये आपको बताना है। ऑफिस मैनेजर, ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2010 इनमें से कोई नहीं। तो ऑफिस एक्सपी भी होता है, ऑफिस 2010 भी होता है, लेकिन ऑफिस मैनेजर नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ऑफिस 97 आपका होता है, ऑफिस आपका 2000 भी होता है, ऑफिस 2003 आपका होता है, ऑफिस 2007 भी आपका होता है दोस्तों, और एक ऑफिस एक्सपी होता है और 2010 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो कौन सा आपका फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो 4 आपके फॉन्ट स्टाइल होता है दोस्तों। एक आपका बोल्ड होता है, रेगुलर होता है, इटैलिक होता है, और एक आपका अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन जो है ये भी आपका फॉन्ट स्टाइल होता है, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग से कौन सा आपका संबंधित नहीं है? पैराग्राफ, सेल, शब्द, कैरेक्टर। तो यहाँ पर सेल संबंधित नहीं है। एमएस एक्सेल में प्रथम सेल का एड्रेस होता है। तो एमएस एक्सेल जो होता है उसमें प्रथम सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? आपका A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? A1 हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी तैयार करने के लिए पावर पॉइंट यूज में लिया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा आपका? स्प्रेडशीट, टेली, टेक्स्ट संपादक, डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर जो है ये आपका क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक मानक कीबोर्ड में शिफ्ट और कंट्रोल की कुंजी क्रमशः कितनी होती है? तो शिफ्ट की और कंट्रोल की कुंजी कितनी होती है? कीबोर्ड उठा के देखना दोस्तों, शिफ्ट की भी आपको 2 मिलेगी, कंट्रोल की भी 2 मिलेगी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक माउस का प्रकार नहीं है? तो कौन सा माउस का प्रकार नहीं है? तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी, माउस का आविष्कार जो था ये 1964 में किसके द्वारा किया गया था? डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर कौन सा माउस का प्रकार नहीं है? तो मैकेनिकल माउस, हाइब्रिड माउस, ऑप्टिकल माउस, लेजर माउस। तो हाइब्रिड माउस नहीं होता है दोस्तों, ऑप्टिकल भी होता है, लेजर भी होता है, मैकेनिकल भी होता है।
अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी एस रैम से बनी होती है और बहुत उच्च एक्सेस स्पीड प्रदान करती है? तो ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर कैश मेमोरी हो जाएगा। कैश मेमोरी जो होती है दोस्तों, ये सीपीयू मेमोरी या इसे क्या कहा जाता है, तात्क्षणिक मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तात्क्षणिक मेमोरी से कहा जाता है, तात्क्षणिक मेमोरी, ये आपको ध्यान रखना है, इसे कहा जाता है कैश मेमोरी को। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक मेमोरी साइज को दर्शाता है? तो सर्वाधिक मेमोरी साइज आसान सा सवाल है, टेराबाइट हो जाएगा। यहाँ पर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? टेराबाइट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर रिसोर्स साझा करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन वन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या नहीं होगा? मेमोरी प्रबंधन, नेटवर्क प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, मालवेयर से सुरक्षा नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन टू आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मालवेयर से सुरक्षा आपको कौन करेगा? ये तो आपका कौन करेगा दोस्तों? मालवेयर से सुरक्षा, तो ये आपका करेगा दोस्तों एंटीवायरस। अगला सवाल देखिए, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के किस मैनेजमेंट फंक्शन का भाग है? तो फाइल बनाना किसका भाग हो जाएगा? फाइल का भाग हो जाएगा। अगला सवाल है, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो ये मैं पहले बता चुका हूं, फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे डॉट पीडीएफ जो पीछे का होता है, तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? तो फाइल का प्रकार होता है। ऑप्शन वन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कंप्यूटर के अंदर, अपने आप को काम नहीं करेगा। ऑप्शन फोर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।